अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वो झुकी लेकिन सफीशा जिसका रूह उसकी तरफ था उसको देते हुए थम गया। दिल जैसे पुरसुकून हुआ था उसके चेहरे पर ठहरा हुआ सुकून माहा फैज को बेकुल कर गया। क्या कोई मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है? सफीशा उसकी जिंदगी का पहला मर्द था जिसे उसने बात की थी या जो उसके करीब था। उनके दरमियान मौजूद रिश्ता फरमोश तो हरगिज नहीं किया जा सकता था। माहा के दिल की धड़कनें तेज हुई तो वो फौरन फोन उठाती उससे आस्ती से बाहर निकल गए। अपने कमरे में आते उसने तेज से दरवाजा बंद किया और होंठ काटते हुए फोन को देखा जिस पर खुशकिस्मती से लॉक नहीं लगा था। उफ, उसे लगा किस्मत भी उसका साथ दे रही थी, नहीं तो आज के दौर में कौन फोन पर पासवर्ड या फिर फेस लॉक नहीं लगाता था। शायद सफीशा के पास कोई और फोन भी हो पर्सनल। ये सब बातें बाद में छोड़ते हुए उसने फोन को घनकाला जहाँ पर रिसेंट कॉल्स में से उसे भाई का नाम जगमगाता हुआ दिखा। उसने आंखें बंद की और उंगली उस पर नाम पर रख दी और फिर इंतजार करने लगी। एक कॉल, तीन, और फिर छठी कॉल पर भी कॉल मसूल ना हो गई तो उसे रोना आने लगा। उसके बाद शायद उसे मौका ना मिलता। या रब्बुल आलमीन प्लीज मदद फरमाए। वो बोली कि कॉल उठा ली गई। सब हैरे सफी सोई नहीं? बारी गंभीर आवाज पर माहा का दिल थमा। अगर वो भी अपने भाई के असलियत जानता हुआ उसके साथ हुआ तो? हेलो, वो सूखे लबों को जुबान से तय करती बामुश्किल बोली। जी। बेजाद शाह का जवाब ठहरा हुआ आया था। क्या आप सफी शाह के भाई हैं? वो दरवाजे को देती हुई आहिस्ता आवाज में बोली थी। जिया बेटा बोले। वो शख्स उसे जानता था इसलिए इतना पुरस्कून था। शायद उसका दिल क्या के दारे मार कर रोए। एक वाहिद और आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी उसकी कि मुझसे सिसकी निकली। बोले महा। फिर से उस शख्स की भारी आवाज गूंजी तो वह आंसू को हल्के में उतारती हुई गोया हुई। मुझे नहीं पता कि आप लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं। मुझे इतना अंदाजा हो गया है कि आपके दुश्मनी बाबा और भाई से है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे आप लोग की नफरत खुद के लिए दिखती है। क्या मैंने कुछ गलत किया है आपके साथ? वो सिसकियों को दबाती हुई इस्तफसार करने लगी। दूसरी जानब खामोशी छा गई। आपकी भी तो कोई बहन होगी ना? प्लीज मुझ पर तरस खाएं, मुझे अपनी बहन समझे। मैं तो कभी किससे नहीं मिली। मैंने कब क्या बिगाड़ा है आपके भाई का? मैं यहाँ पर कैदी की जिंदगी गुजार रही हूँ, मुझे आजाद करें। मैं खौफ में हूँ, सुन रहे हैं ना आप? आपका भाई मुझे खौफजदा करता है, वो मुझे अपनी नफरत में मार देगा और मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। वो चलाती हुई काल काट गई और गहरे सांस बनने लगी। आंखों से आंसू तवातर से गिरने लगे थे। वो लड़खड़ाते कदम से वापस इसी का फोन रखा है तो अपने कमरे में बंद हो गई। उसका दिल खौफ से लजर रहा था। अगर उसके भाई ने सफीशा को सब बता दिया। सफीशा की आंख मसलसल बजते हुए फोन से हुई थी। उसकी घड़ी पर वक्त देखा, दो बजा रहे थे। उसने फोन उठाकर देखा जहाँ पर भाई का नाम स्क्रीन पर जगमगा रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, कहाँ हो? बेजाद शाह की आवाज में गैर मामूली संजीदगी महसूस करते हुए सीधा होगा बैठा। जहाँ आपने सुबह मुझे भेजा था। महा कहाँ है? होगी अपने कमरे में। आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे मिलो आकर फौरन। वो कॉल काट दी गई तो वो फ्रेश होने पर चला गया। बाहर निकलते देखा तो कोई भी नहीं था और वो भी बाहर निकल गया। क्या वो पकड़ा गया? सफीशा को यही लगा था कि वह शख्स जिसे पकड़ने का बेजाद ने कहा था वो मिल गया। वो पकड़ा गया है, लेकिन इस मकसद के लिए नहीं बुलाया था तुम्हें मैंने। अच्छा हुक्म करें फिर। सफीशा ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। मुझसे मोहब्बत करती हो सफी? ये क्या सवाल है भाई? सफीशा तरफ उठा। बैठे रहो, क्योंकि अगर मोहब्बत करती हो तो मुझे बार एक ही बात ना समझानी पड़ती तुम्हें। भाई क्या मैंने कुछ गलत किया है? आप मुझसे नाराज हैं? सफीशा ने फौरन बेजाद शाह के हाथ थामे। वो दुनिया को नाराज कर सकता था लेकिन बेजाद शाह को नहीं, जिसने जान छिड़की थी उस पर। वो उसका बाप, माँ, भाई, दोस्त सब था। माँ, सफीशा के बारे में क्या फैसला किया है तुमने? वो गहरा सांस पड़ गया। भाई मैंने उसे डिस्कस नहीं करना चाहता अभी तो नहीं, कम से कम अब। क्यों? उसे वहीं ताउम्र कैद करके रखने का इरादा किए हुए हो? क्या फर्क पड़ता है? सफीशा बेजारी से कान दुचका गया। ये बेजारी मैं तुम्हारे लहजे में तुम्हारी बीवी के लिए भी आज की बात ना देखूं और मुझे कभी दोबारा ये बताना ना पड़े कि वो सफीशा की बीवी है, समझ रही हो? भाई क्या भाई? तुम्हें अंदाजा है कि वो लड़की कितना तड़प रही है वहां पर अकेले रहते हुए? आपको किसने बताया? आज कोई मेरे भाई की क्या सफाकियत की कहानी मुझे सुना कर गया है? सफीजा क्या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? बेजाचा गुस्से से बोला तो सफी ने झट से सर उठाया। माहा माहा फैज, लेकिन उसने कैसे रब्ता किया भाई से? यही सवाल उसके दिमाग में गर्दिश करने लगा। जवाब दो मुझे। आप जानते हैं मुझे उससे नफरत। शट अप, बकवास नहीं सफीचा, ये लफ्ज मेरे सामने मत बोलना। इतनी नफरत थी तो उसे नकाब में ना लेते पहले, और अब वो नकाब में है तुम्हारे। जान लो कि बीवी का दर्जा तुमने दिया है उसे और उसकी जिम्मेदारी में कोई कमी ना देखो दोबारा से। वो मुकाम दो जिसकी वह हकदार है। सफीचा सूरज चिराली पे बैठा रहा। जाओ वापस, वहीं रोगे तुम तब तक जब तक उसे यहाँ ना ले आओ। हरगिज़ नहीं, वो हमारे घर कभी नहीं आएगी। सफीचा फट पड़ा था। तो तुम्हारी भी जगह नहीं है मेरे घर में फिर। अब तब ही है ना जब उसे साथ लेकर आओ। बेताज शाह बोला तो सफ़ीर उठा और निकल गया। वह इस्तेशाल को काबू नहीं कर पा रहा था। आज पहली बार किसी गैर लड़की की वजह से बेताज शाह, उसके भाई, उसकी जान उससे ना सिर्फ गुस्सा था बल्कि नाराज भी हुआ था। उसका दिल किया कि इस लड़की को जान से मार दे। वो रैश ड्राइविंग करता हुआ घर पहुंचा और चीजें लेता हुआ फौरन दरवाजा खोलकर वापस ला करता हुआ अंदर दाखिल हुआ। महा महा फैज बाहर आ फौरन।
اور وہ اندر جو موجود جائے نماز پر بیٹھی ہوئی ماہ فیض کو لگا کر موت اس کے سر پر کھڑی ہے. اس کے ٹانگیں کانپنے لگی. وہ فوراً کھڑی ہوئی اور یہاں وہاں دیکھا. اسے دور جانا تھا اس شخص سے. اس کے غصے سے وہ تیزی سے ٹیرس کی طرف بڑھی. تبھی دروازہ کھلتا وہ اندر داخل ہوا. اس سے پہلے کہ وہ بالکنی کا دروازہ بند کرتی وہ فوراً سے اس کے پاس آتا اسے ایسے کرنے سے روک گیا. اس کے چہرے پر سخت تاثرات چھائے تھے. دماغ کی شریانی پھلی ہوئی تھی اور چہرہ ضبط کے مارے سرخ تھا. بھائی سے کیسے رابطہ کیا تم نے؟ وہ ادارا تھا اور ماہ کو لگا کہ اس کا بازو ٹوٹ جائے گا جو اس کے ساتھ گرد میں تھا. بولو. فون کال. وہ لدرتے ہوئے بامشکل بولی. تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری وجہ سے کیا ہوا ہے؟ وہ شخص جس نے میرے منہ سے نکلنے سے پہلے مجھے سب کچھ دلوایا. جو سب سے ناراض ہو سکتا ہے مجھ سے نہیں. جس کے لیے دنیا میں صرف ایک ہی شخص صفیہ معنی رہتا ہے. اس نے آج تمہاری وجہ سے نہ صرف مجھ پر غصہ کیا بلکہ مجھے میرے گھر سے نکالا. وہ گھر جہاں میرے بغیر بھی زیادہ دن نہیں رہتے. سفینوں سے جھٹکا دیا تو اس کی کمر پیچھے ریلنگ سے ٹکرائی تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی. حائفہ آج پھر اپنے نام کی پکار سنتے ہوئے تھمی تھی لیکن صفیہ دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں حیرت در آئی تھی. بات ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے آگے بڑھنے لگے تو صفیہ نے غصے سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جس کے بھائی کے سامنے تو بالکل سے چھوٹی سی لگتی تھی اور نہڑے آسمان پر تھے. میں آفس آ جاتا ہوں پھر. وہ دھمکی دیتا ہوا بولا تو حائفہ اس کے آگے آ رکی. کیا مسئلہ ہے؟ بھائی نے سوری کیا تھا آپ سے؟ کون سے بھائی نے؟ وہ لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے بولی. بیزاچ آنے. ابھی کل کی بات ہے اتنی بولی نہیں بنے. یہ میری بات سنیں آپ ایکس وائی زی. یہ اتنا غصہ جو آپ دونوں بھائی کو ناک پر بیٹھا رہتا ہے نا اپنے تک رکھیں اور دوسرے پر نہ جانے. وہ ناک چڑھاتے ہوئے کڑے تیوروں سے بولے. صفیہ نے دلچسپی سے اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا. ہم سچ میں معذرت خواہ ہیں اس دن کے لیے لیکن آپ کو ایسی میٹنگ کے دوران نہیں آنا چاہیے تھا. وہاں کئی لوگ موجود تھے جو آپ نے دیکھے نہیں تھے. شاید بھائی کے ساتھ آپ کا نام بھی آ جاتا اور اسکینڈل بڑھ جاتا جو یقیناً آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا اور آپ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. وہ نرمی سے بولا. ہاں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں کسی کو خود پر یوں چلانے کا حق نہیں دیتی. وہ نہرے سے بولے. بھائی معافی مانگ تو چکی ہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ اپنے بھائی کی سفارش کرنے آئے ہیں. صفیہ گڑبڑایا تھا. پہلی بار بالکل درست سمجھتی ہیں لیکن غلطی آپ دونوں کی تھی تو آپ کو بھائی کو معاف کر دینا چاہیے. اچھا چلا ٹھیک ہے کیا یاد کریں گے؟ وہ ناخنوں کو سامنے کرتی ہوئی ادا سے اس پر پھونک مارتے ہوئے اسے مسکرانے پر مجبور کر کے. یہ آپ ہنس کیوں رہی ہیں؟ وہ پھر سے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے لڑنے والے انداز میں بولی. آپ پر تو نہیں ہنسا. وہ مسکرایا. اب چلتا ہوں. ہاں جی جائیے آپ کی سلطنت اپنے بادشاہ کا انتظار کر رہی ہوگی. وہ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی جبکہ وہ سنتا ہوا مسکرایا دیا. اوف بھائی اوف. وہ سیدھا ہوتا ہوا بزاچا کے پاس آیا تھا. اس کے اطناب کا نشانہ بنے آج آفس کے سارے ورکرز. آپ کو پتا ہے میں کس سے مل کر آیا ہوں؟ مجھے اس وقت دلچسپی نہیں ہے شاہ. وہ تم نے کتنے دنوں سے کام پر دھیان نہیں دیا. حائفہ اسکندر سے مل کر آیا ہوں. وہ بولا تو بیزاد خاموش ہو گیا. پھر حیرت سے سنجیدگی سے اس کو دیکھا. وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ہماری وجہ سے وہ ہرٹ ہوئی تھی نا اس لیے. تمہاری وجہ سے نہیں صرف میری وجہ سے. اور کیا مجھے اجازت لی تھی تم نے ایسا کرنے سے پہلے؟ بھائی وہ کتنی سویٹ ہے لیکن بہت لڑاکا ہے. بیزاچا بھی خاموش ہو گیا تھا جیسے مزید سننا چاہ رہا ہو. معاف کر دیا اس نے آپ کو؟ بیزاچا نے گہرا سانس پڑا. اب تو آپ کو گلٹ نہیں رہے گا نا اس لیے پرسکون ہو جائے اور بھول جائیں اسے. وہ بولا اور بیزاچا کے تاثر دیکھے جو سخت ہوئے تھے. میں جانتا ہوں. صفیہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا. میں چلتا ہوں. صفیہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا. مس آمنہ مجھے کچھ پرنٹس چاہیے. کون سی پرنٹس؟ 1000 پرنٹس. وہ بولا تو آشا نے حیرت سے اس کو دیکھا. میں انتظام کرتی ہوں سر. مجھے فائن کوالٹی کی چاہیے سب سے بہترین اور خوبصورت. اوکے سر. وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئی اور پھر انتظام کرتے ہوئے ہر طرح کے منگوا کو اس تک پہنچائے. حائفہ بیٹی یہ آپ کے لیے آیا ہے. پیا نے لا کر اسے چھوٹا سا پھولوں کا گلدستہ دیا اور ساتھ ایک پارسل. میرا؟ جی نہیں چچا آپ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. مجھے کون بیچے گا؟ معلوم نہیں نام دیکھ لیں. انہوں نے کہا تو اس نے چیک کیا اور اس پر حائفہ اسکندر لکھا دے کر وہ چونکی اور پھر نے واپس بھیج دیا. وہ اس وقت اکیلی شفیق الرحمان کے کمرے میں اپنے ڈیسک پر بیٹھی ہوئی کام کر رہی تھی. وہ لفافہ کھولنے لگی تو اس میں سے نت نئے قسم کی کئی ڈیزائنز کی 1000 پرنٹس نکلی جسے دیکھ کر اس کا منہ کھلا رہ گیا. وہ سب بے حد پیار تھی. ساتھ ایک کاغذ تھا. ایک بار پھر سے معافی مانگنا چاہتا ہوں آپ کو ہرٹ کرنے کی, آپ کو آپ کی جد کے بنا ہاتھ لگانے کی اور اپنے لہجے کی امید کرتا ہوں کہ اب آپ مجھے معاف کر کے میری بے چینی کو ختم کریں گے. بیزاد شاہ کیا منفرد انداز تھا. پہلا تحفہ حائفہ نے کئی بار اس تحریر کا پڑھا تھا. اس کا دل دھڑکا تو وہ سر جھکا گئی تھی جیسے خود بھی اپنا آپ چھپانا چاہ رہا ہو. چہرے پر گلال بکھرا تھا پل کے لیے. اوف یہ میں کیوں رکھوں گی. وہ اٹھی پھولوں کا گلدستہ لیتے ہوئے باہر گئی. زین بھائی جی آپ گھر جانے ہیں؟ ہاں
मुझे कोई तुम्हारी तरह ओवर टाइम करने का शौक नहीं है। इस ऑफिस में तकरीबन तमाम लोग ही हाइफा को जानते थे और सबको वो बहुत पसंद थी। अच्छा ये ले, अपनी बीवी को दे दीजिएगा। उसने फूलों का गुलदस्ता उसे दिया और साथ वो पिंस वाला पैकेट भी। क्यों? जैन को उसके दिमागी हालत पर शुबा हुआ। बस दे दीजिएगा ना, वो खुश होंगे। लेकिन ये तुम्हारी चीजें हैं हाइफा, चलो मुझे लेट हो रहा है। अच्छा ये ले। उसने एक फूल निकाला और वापस उन्हें पकड़ाया। एक मैंने रख लिया, बाकी आप रख ले। मेरे किसी काम का नहीं है और मेरा कौन सा कोई शोहर है जो उसे दूंगी। आप अपनी बीबी को खुश कर दे। वो बोले तो वो हंसता हुआ पकड़ गया। ये भी ले लें। उसने पैकेट आगे किया। हरगिज नहीं, गालिबा ये तुम्हें किसी ने तोहफे में दिया है और तोहफों की यूं पामाली नहीं करते। भाग जाओ अब। उसे समझाता हुआ बाहर निकल गया। उसकी बात हाइफा के दिल को लगी थी, लेकिन वो कैसे किसी गैर शख्स का तोहफा रख सकती थी। इस बात को बाद में सोचने पर छोड़कर वो अपना सामान समेटने लगी थी घर जाने के लिए। बेजा तक उसकी इस हरकत की खबर पहुंच गई थी और उसे इसकी ये हरकत काफी नागवार गुजरी थी। यानी उसकी नजर में उसके तोहफे की कोई अहमियत नहीं थी। उसने फोन उठाया। शफीक साहब जी। बेजाज साहब बोले, कैसे याद किया? मैं एनजीओ खोल रहा हूँ जिस पर मैं काफ़ी अर्से से काम कर रहा हूँ, तो मुझे उसके मुतालिक इंटरव्यू देना था। आप चाहें तो आर्टिकल भी लिखवा कर छपवा ले। पिछली बार काफ़ी हार्श हो गया था मैं। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त खबर है। एनजीओ के लिए मुबारकबाद वसूल करें और मुझे खुशी हुई कि आपने हमारे चैनल को चुना। मैं कल ही हाइफा को भेजता हूँ। दूर बैठे बेजाशा के नाबिल लबों पर मुस्कुराहट फैली। वो अभी नहीं है, कुछ ना कुछ सीख रही है, लेकिन वो बहुत अच्छा लेती है। लेकिन अगर आप चाहें तो किसी सीनियर। नहीं, कोई मसला नहीं, वो बोला था। शफीक साहब ने अलविदाई जुमले अदा किए और अपने ऑफिस में दाखिल हुए। जा रही हो बेटा? जी अंकल। उसने तेजी से चीजें समेटी और फूल और लिफाफा भी तेजी से बैग में डाला। कल जल्दी आ जाइएगा, आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। अच्छा, किसके लिए? बेजाज शाह के। वो बोले तो उसके हाथ में, फिर झटके से सर उठाया। बेजाज शाह के? वो एनजीओ खोल रहा है, इस पर इंटरव्यू लेना है। सवाल तैयार कर लेना, इस बार कोई बदमज़गी ना हो कि उसने सबको छोड़कर हमारे चैनल को चुना है। वो गहरा सांस भर गई। ओके सर, चलो जाओ, रब की अमान, खुदाफिज सर। वो कहते हुए निकल गई और अगली सुबह वो तेज से नाश्ता कर रही थी। हाइफा, आराम से खाओ। ये क्या जंगली की तरह टूट पड़ी हो खाने पर? सैमा बेगम ने उसे लताड़ा। मामा, गाड़ी चली जाएगी तो वक्त से उठ जाना था ना, अभी दुपट्टा भी नहीं लिया तुमने। और गाड़ी का हॉर्न सुनते उसने अपनी माँ को देखा और फिर सिकंदर साहब को, जो कि मुस्कुरा रहे थे। आराम से खाना खाए, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन बाबा, आपको अलग रूट पर आना पड़ता है। कोई बात नहीं, जाओ हसन ड्राइवर को बता कर आओ। वो बोले तो हाइफा सुकून से खाना खाती माँ को गुड़ियों को नजरअंदाज कर गई। क्या चाहती हो? बीवी बनाऊं तुम्हें? बहुत शौक है बीवी बनने का। जितना हो सकता है मुझसे दूर हो, क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी अपनी जान पर। माँ सफीशा, वह कहता हुआ झटके से उसे छोड़ता हुआ चला गया था तो माँ की कब की रुकी हुई सिसकियां हवा में गूंजने लगी। उसकी कमर बहुत बुरे तरीके से दर्द कर रही थी। वो नीचे बैठ गई। दर्द को रोकने के लिए उसने सिसकी रोकी। उसकी पहनी हुई शर्ट से नजर अपने बाजू पर डाले, जहाँ कुछ देर पहले उसकी गिरफ्त थी। वहां पर उसकी उंगलियों के निशान अब भी थे। या रब्बुल आलमीन। वो वहीं पर बैठती चली गई और घुट्टों में मुंह देते हुए रोने लगी। वो मुझसे नफरत क्यों करता है? क्या मैं सिर्फ नफरत किए जाने के लिए बनाई गई हूँ? सफीशा गुस्से से पागल वक्त कमरे में आया और अलमारी से कपड़े निकालते हुए वॉशरूम में बंद हो गया और शावर के नीचे खड़े होते हुए दिल में लगी हुई आग को कम करना चाहा। फिर आधे घंटे बाद बाहर निकलते सिगरेट सुलगाया और अपने कमरे से मुंसलिक बालकोनी में निकल गया। इर्द गिर्द सन्नाटा था, क्योंकि वो काफी पुरसुकून इलाका था। इसके एहसासात अजीब से थे, लेकिन सारे एहसासात और जज्बा पर भाई की नाराजगी का जज्बा गालब था। क्या उसे अपनाना था अब महाफैज को? नहीं, हरगिज़ नहीं। उस लड़की से नफरत थी उसे, जिसकी वजह से आज उसकी बहन, उसकी गुड़िया उनके दरमियान में नहीं थी। वही लड़की तो वजह थी उनकी बहन की मौत की। वो कातल थी उसकी बहन की और उसकी खुशियों की। शाम के 5 बजे वो बाहर निकला। भूख बर्दाश्त से बाहर होने पर वो वहां पर नहीं थी। वो खामोशी से खाना लेकर आया और किचन में रखते उसके दरवाजे की तरफ गया। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। दरवाजा खुला तो वो बिस्तर पर थी, जाग रही थी यहाँ पर नहीं। सफीशा को अंदाजा ना हुआ। बाहर आओ, वो सर से लहजे में बोलता हुआ उसे देखने लगा, जिसके वजूद में होती हुई हलचल से वो अंदाजा लगा गया कि वो जाग रही है। महा, बाहर पहुंचो फौरन, वो बोलता हुआ बाहर निकल गया। आकर खाना बर्तन में निकाला और बाहर लॉन्च की मेज पर रखते हुए कुर्सी पर बैठ गया और खाना शुरू किया। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला, वो बाहर आई, इसी कपड़े में मलबूस, घुंघरैले वाल में मुश्किल बांधे सूझी आंखों और सूरज चढ़ाली वो बिना उसे देखे हुए आगे आए। पल के लिए सफीशा का चम्मच को थामे हुए हाथ रुका। उसे देख लगता था कि उस पर काफी जुल्म किया गया हो। क्या ऐसा नहीं था? वो लड़की मर्दों के नाप का निशाना तो बनती आई थी। यही सोचाते उसने होंठ पीछे। बैठो। वो बैठ गई तो उसके लिए बिरयानी प्लेट में निकाल कर चम्मच रखा, उसे पकड़ाई और पानी डालते हुए उसके सामने रखा। ऐसा न जाने वो क्यों कर रहा था। महा खामोशी से छोटे छोटे लुकमे लेने लगी थी, लेकिन वो बामुश्किल बैठी थी वहां पर। उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी और चेहरे पर दर्द के तासरात। उसे पल में अपना गुस्सा याद आया। क्या वो इतना कमजोर था कि औरत को अपने गुस्से का निशाना बनाता? बेजाज शाह सही कह रहा था कि ये उसकी तरबियत नहीं थी। हजार नफरत थी, लेकिन वो लड़की थी।
सिनफे नाजुक, गुस्से में भी वो उसको अपने हाथों से नुकसान पहुंचाता तो एक जाहिल और दकियानूसी मर्द साबित होता। वो यकीनन ऐसा करने पर बेजाशा उसे माफ ना करता। देखो माँ, जो हुआ प्लीज, मैंने आपका फोन आपके कमरे से लिया था। हिम्मत आ गई थी बस मुझ में, भूल गई थी कि किसी के नामालूम से नफरत के बायस यहाँ पर हूँ। मुझे लगा था कि शायद वो शख्स मेरी कोई मदद करता, लेकिन नहीं, वो आपके जैसे ही हैं। शायद यही मेरी जिंदगी है, मर्दों के हाथों जलील होना। वो नम लहजे में कहती हुई ऊंची आवाज में बोली। उस सफीशा के दिल में बेचैनी सरायत कर गई। उसे खुद पर गुस्सा आया। वो बेबस हुआ था। उसकी निगाह माह के बाजू पर पड़ जहाँ उसकी उंगलियों के हल्के से निशान अब भी मौजूद थे। उसका दिल किया कि अपने हाथ को दीवार पर दे मारे। वो किसी लड़की को नुकसान पहुंचा गया था। आई एम सॉरी, वो नहायत ही आस्ती से बोला कि माह बाप मुश्किल सुन पाए। फिर उसके लब इस्तज़ाइया मुस्कुराहट में डले और फौरन खड़ी हुई। ऐसा करने पर उसने होंठ पीछे थे जैसे दर्द को बर्दाश्त किया हो। बर्तन धो दूंगी मैं, वो कहती हुई अपनी प्लेट को झुमका तू छोड़ वापस कमरे में जाने लगी। खाना खाकर जाओ अपना, वही संजीदगी बढ़ावा ले जा। शुक्रिया, मरूंगी नहीं, यकीन करे, वो खुशी से लहजे में कहती हुई अंदर चली गई और सफीशा की पुष्ट को देखता रह गया। चम्मच को छूता हुआ हाथ वहीं पर रह गया। वो खाना वहीं पर छोड़ता था, सब फ्रिज में रखता हुआ अपना काम करने लगा। पता चला उसका अहमद, उसे फोन से कान से लगाया। जी सर, मैं आता हूँ। नहीं सर, बेजाचार ने डील कर लिया है, आपको आने की जरूरत नहीं है, वो झिझकते हुए बोला। तो सफीर समझ गया कि ऐसे करने को बेजाद ने कहा है। ओके, वो कहता हुआ वहीं पर चक्कर काटने लगा और फिर पास ही मेडिकल स्टोर पर गया और ट्यूब लाते हुए उसके दरवाजे का नाम घुमाया और अंदर दाखिल हुआ। वो उल्टी लेटी हुई थी। माँ, वो शायद गुंदगी में थे। सफीर उसके पास आया, वहां पर मौजूद थोड़ी सी जगह बैठा। यह कदम उसने न जाने क्यों लेकिन बढ़ाया था। उस पर से कंफर्टर उतारा, उसे देखा जो सीधी होती हुई उसे देखते हुए फौरन उठकर बैठी थी। उससे दूर सिरकना सफीशा की जरक निगाहों से महफिज ना रह सका था। क्या तुम्हें कमर पर चोट आई है? वो नरमी से बोला। नहीं, वो चेहरा झुका के। ट्यूब लाया हूँ, मैं लगा लूंगी। उसके हाथ से थाम गई थी। नहीं, नहीं लगा पाओगी, पुश करो, मैं लगाऊं। मैं लगा लूंगी, वरना गवार से झिझकते हुए बोली। तो सफीशा की नरमी जाती रहे। लेटो फौरन, वो आपकी बार हुक्म देता हुआ बोला। तो माँ ने सर उठाते उसको देखा। जी लेटो। नहीं, माँ जो कह रहा हूँ ना कि वो करो। वो हाथ से पकड़कर लिटाते हुए शख्स को देखने का जिसका चेहरा उसकी जरा सी घुटने पर सुर्ख हुआ था, लेकिन नागवारी अब भी होंठ बरकरार थे। दिखाओ मुझे कहाँ लगी है। महा मरते ना गिरते के मुस्तादम उल्टी हुई और चेहरा तकिए में दबा दिया। तो खुद पर सफीशा के हाथों के लम्स को महसूस करते जान हलक में अटके। सफीर की शर्ट को हल्का सा हटाया। ये काम वो पहली बार कर रहा था। उसकी शर्ट को हटाते वहां पर जम देखा जो गहरा नहीं था, लेकिन अपनी हरकत पर होंठ बीच ली है। इतना कमजोर था वो। उसने खुद पर लानत पे दी और ट्यूब उंगली की पोर पर लगाते हुए हल्की सी लगाई। जलन होगी, लेकिन ऐसे ही लेटी रहो थोड़ी देर। अब सफीशा ने ट्यूब रखते हुए पंखे से के पास उठते हुए उसके गुनैले बालों को उसके कमर से पीछे किया। मुझे आज़ाद कब करोगे? वो कमरे के दहलीज पर पहुंचा ताकि उसकी आवाज़ गूंजे। वो होंठ पीछ गया। कभी नहीं। तो क्या यूं ही सहम देकर फिर से मसाई करके मारना चाहती हो? वो सीधी होती हुई उठकर बैठी हुई उसे देखने लगी। सो जाओ, मुझे जवाब चाहिए। कल हम जा रहे हैं ना यहाँ से? कहाँ? मेरे घर। और भाई के बारे में मैं दोबारा कुछ ना सुनूं, ध्यान रखना। अभी के लिए सो जाओ, वो कहता हुआ बाहर निकल गया। तो वो वापस लेटे हुए तकिया भिगोने लगे। दिल न जाने क्यों पड़ रहा था, शायद उसकी मसाई पर। तो क्या वो उस कैद से आज़ाद हो सकती थी? वो उसे घर लेकर जा रहा था, यानी उसका भाई वाकई उसे हैंडल काटता था। वो सब पछते बुट डालकर आंखें मूंद गई, लेकिन भूख के साथ पर उठती हुई बाहर निकल गए। जहाँ वो बाहरी सोफे पर बैठा हुआ टीवी देख रहा था, वो किचन में आ गई और बिरयानी वापस निकालते हुए गर्म करने लगी ओवन में। फिर वही मेज पर बैठ गई और अभी पहला लुकमा डाला ही था कि वो भी वहां पर आ गया। सफी को लगा था कि उसने उसके लिए भी खाना गर्म किया होगा, लेकिन उसे खाता देखकर सफीजा ने एक निगाह उसको देखा और फिर खुद ही चावल गर्म करने लगा। माह का पल में दिल किया कि उसे गर्म कर दे, लेकिन नहीं, क्या जरूरत थी उस शख्स के साथ कोई भलाई करने की। वो चेहरा झुकाती हुई मगन हो गई और आधी प्लेट खाते हुए उठने लगी। हलाल की कमाई का है मेरी, खत्म करो उसे फौरन। माह ने उसे देखा और फिर वापस बैठते हुए खाने लगी। वो दोनों खामोश थे, बिल्कुल खामोश। वो खाने के बाद वो उठ गया तो माह ने वो प्लेटें धोई और अपने कमरे में चली गई। न जाने जिंदगी ने मुस्तकबिल में उनके लिए क्या लिखा था।